भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वॉलेटों की 3 कैटेगरीज रखी जाती हैं। एक होती है क्लोज्ड, एक होती है ओपन और एक होती है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। दोनों नाम इसमें प्रचलित हैं। तो सबसे पहले क्लोज्ड कैटेगरी समझते हैं क्या होता है। क्लोज्ड कैटेगरी का मतलब होता है जहां पर वॉलेट या तो दूसरे यूजर्स के साथ शेयर किया जा सकता है उसका मनी, या फिर उनके सर्विसेज और गुड्स के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओला मनी की बात करें तो ओला कैब जब भी हम बुक करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हैं, उन सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि मैं ओला मनी का अपना जो कुछ अमाउंट है उसको अपने फैमिली में किसी और मेंबर को ट्रांसफर कर दूं। यानी एक यूजर ऑफ ओला एप्लीकेशन और दूसरा यूजर ऑफ ओला एप्लीकेशन, वो दोनों अपने आप में आपस में मनी शेयर कर सकते हैं। दूसरा होता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन वॉलेट, जहां पर मर्चेंट्स को सबसे पहले साइन करना होता है एक ऑनबोर्डिंग एग्रीमेंट इशूर ऑफ द वॉलेट के साथ। तो हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, आज के समय पेटीएम के क्यूआर कोड्स टंगे हैं, तो फ्री चार्ज के क्यूआर कोड्स टंगे हैं, मोबीक्विक के जो है वो कोड्स रहते हैं। तो हमें केवल अपने मोबाइल से जाकर स्कैन करना है और ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो सबसे पहले मर्चेंट को इन एप्लीकेशंस के साथ साइन अप करना पड़ता है और यूजर्स फिर जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इन मर्चेंट्स के साथ, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो ऑनलाइन भी परचेजिंग के लिए इन एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा सकता है और ऑफलाइन भी क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो इन्हें सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड वॉलेट्स कहा जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है खुला वॉलेट। खुला वॉलेट वही होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाईएस्ट परमिशन के बेसिस पे मिलता है। जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपे हो गया। तो इनके कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं कि इनके माध्यम से हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, पहला तो ये। दूसरा, केवल मेजर बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स जो कि पार्टनर्स हैं उन मेजर बैंक्स के, वो ही ओपन वॉलेट खोल सकते हैं। तो 3 तरीके के वॉलेट्स हो गए, क्लोज्ड, सेमी ओपन और ओपन। तीसरा आता है भुगतान प्रणाली के मैट्रिक्स। अब भुगतान प्रणाली के क्या मैट्रिक्स हैं? अगर हम एक ई पेमेंट की बात करें तो उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहला है सुरक्षा। व्यक्तिगत जानकारी के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, स्पेशली बैंक्स का, बिकॉज इसमें क्रिटिकली हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है जो कि इन्वॉल्व है। तो कोई भी जानकारी जो है वो केवल सुरक्षित हाथों में ही पहुंचे। जैसे मैं अगर इंटरनेट का माध्यम यूज़ करते हुए किसी मर्चेंट वेबसाइट पे एक पेमेंट ऑर्डर करना चाहता हूँ या पेमेंट कार्ड के ऑथराइजेशन कंपनी के माध्यम से एक बैंक से अपने पैसे से, अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो इसमें एसएसएल लेवल की सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 होता है उपयोगकर्ता का अनुभव। जो भी एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट की, जैसे कि पेटीएम, तो उसमें मुझे ध्यान रखना चाहिए एज अ ओनर ऑफ दैट कंपनी, तो मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उन्हें क्या उस एप्लीकेशन में सारे फीचर्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल फीचर्स, क्या मुझे स्वाइप लेफ्ट करना है या स्वाइप राइट करना है, क्या मैं उसमें और सी मोर पे क्लिक कर सकता हूँ, मैं ग्रीवेंसेस कहाँ पर रेज कर सकता हूँ, मैं सेटिंग्स कहाँ पे देख सकता हूँ, मैंने पास्ट पेमेंट्स जो किए हैं वो मुझे कहाँ पर दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं उपयोगकर्ता का अनुभव, यानी यूज़र का एक्सपीरियंस। तीसरा होता है कार्यक्षमता। एक बार में कोई एप्लीकेशन कितना लोड जो है वो साथ में ले सकता है। जनरली इसे सर्वर लोड कैपेसिटी कहते हैं कि क्या मैं 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकता हूं या नहीं। तो एप्लीकेशन की अगली चीज़ होती है कार्यक्षमता। चौथी चीज़ होता है उसका प्रदर्शन, कि वो आखिर दिखने में कैसा है, फील में कैसा है, यूज़ में कैसा है। क्या उसके अंदर कोई नया फीचर है जो हम ऐड कर सकते हैं, क्या उसके इंफॉर्मेशन को हम और ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बना सकते हैं, क्या हम उसको बार चार्ट्स, पाई डायग्राम्स के द्वारा जो है वो यूज़र को और ज़्यादा आसानी से समझा सकते हैं। तो उसका ओवरऑल लुक एंड फील जो है वो प्रदर्शन कहलाता है। पांचवा होता है कि डेटा की शुचिता, डेटा को कैसे हम सिक्योर्ड रखें, क्योंकि कस्टमर ने ट्रस्ट करके अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सिक्योर्ड कराई है। तो इस इंफॉर्मेशन का जो सिक्योरिटी है वो आपके हाथों में है। तो एज एन एप्लीकेशन डेवलपर और एज अ वेबसाइट ओनर, डेटा का सिक्योरिटी जो है वो सबसे सुप्रीम इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर आप ई भुगतान को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स यूज़ करते हैं, तो उसके जो जोखिम होते हैं, उसके जो रिस्क्स होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी मैं कुछ टिप्स आपको देता हूँ। सबसे पहले आता है इम्पर्सनेशन या फिर सिम की स्वैपिंग, यानी प्रतिरूपण या सिम की स्वैपिंग। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो पिछले हफ्ते ही हुआ है। किसी पर्सन ने *401* डायल करवाकर उसके आगे किसी का नंबर लिखवा दिया और उसके पास सारे मोबाइल के जितने भी कॉल्स हैं वो फॉरवर्ड हो गए उसके फ़ोन नंबर पे।
तो अब जो भी बैंक के एसएमएस हैं वो भी उन्हीं के पास आते हैं, जो भी व्हाट्सएप का ओटीपी है वो उनके पास आता है। तो उन्होंने सामने वाले का व्हाट्सएप खोल लिया। अब व्हाट्सएप के खोलते से ही सारे कॉन्टैक्ट्स दिख गए, तो उनके कॉन्टैक्ट्स को वो बनकर जो है मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कृपया जल्दी से पैसे दिए जाएं। इसमें हो सकता है 100 में से 12 फ्रेंड्स या 13 फ्रेंड्स फंस जाएं। तो ये 12-13 फ्रेंड्स ने जो पैसे दिए उसी से जो है वो 4-5 लाख रुपए जो है वो किसी ने कमा लिए झट से, सिर्फ एक नंबर डायल करवा के। तो इसे कहा जाता है इम्पर्सोनेशन। और आज के समय सिम स्वैपिंग का खास तौर से ध्यान रखना है, बिकॉज सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स के माध्यम से लोगों को बहुत आसानी से एक तरीके से झांसे में लाया जा सकता है कि हम बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, या फिर हम आधार जो एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से बात कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ओनर की तरफ से बात कर रहे हैं। तो आपका डेटा जो है वो सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है, और अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ भी ऑनलाइन साझा ना करें। दूसरा आता है मैन इन द ब्राउज़र या मैन इन द मिडिल अटैक। मान लीजिए आप एक ऑथेंटिक यूज़र हैं और आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं। ओरिजिनल कनेक्शन को रोककर कोई परपेट्रेटर अगर बीच में आ जाए, जो कि आपको ऐसा दिखा रहा है कि आप सही ओरिजिनल कंटेंट के साथ जो है वो डील कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आगे वो वेब एप्लीकेशन को प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, और जब पैसे लेने की बारी आई तो पैसे जो है जिसको ट्रांसफ़र करने थे वो सही इंसान के हाथ में जाने की जगह जो है परपेट्रेटर के अकाउंट में पहुंच गए। तो ये कहलाता है मैन इन द मिडिल अटैक। दूसरा होता है मैन इन द ब्राउज़र अटैक। तो आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, या फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, सफारी यूज़ करते हैं, तो अगर आपके वर्क स्टेशन पे या डिवाइस पर किसी तरीके का ऐसा मैलवेयर डाउनलोड हो जाए जहां पर आप ब्राउज़र से कह रहे हैं कि 1000 रुपये जो है वो मुझे इस पार्टी को ट्रांसफ़र करने, तो मैन इन द ब्राउज़र ने इस चीज़ को पढ़ लिया और उसने 1000 को 10,000 बनाकर जो है वो आपके एप्लीकेशन को भेज दिया। 10,000 रुपये ऐसे ही तरफ से एक ऑथेंटिक यूज़र की तरफ से गए, राइट, जो कि आपने 1000 भेजे थे, तो वो 10,000 उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। आपके बैंक के सर्वर ने 10,000 प्रोसेस कर दिए, वो भी किसके अकाउंट में? परपेट्रेटर के अकाउंट में। और परपेट्रेटर ने आपको दिखा दिया कि जिसको आप भेजना चाहते थे पैसे पहुंच गए, तो एक नकली रसीद आपके पास पहुंच गई। तो इस टाइप के जो अटैक्स हैं वो मैन इन द ब्राउज़र या मैन इन द मिडिल अटैक कहा जाता है। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, फाइल पे जाएं, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और सर्टिफिकेट्स चेक करें कि जिस साइट पर आप हैं क्या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं। और जनरली HTTPS इंश्योर करें जब भी किसी ऐसी वेबसाइट पे जहाँ पर आपका क्रिटिकल डेटा आने वाला है। तो वहाँ पर एक पैडलॉक आप चेक करेंगे, एक ताला बना होगा, उस ताले को क्लिक करें और उस पर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करें कि क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं। कनेक्शन का प्राइवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार गूगल क्रोम भी हमें कहता है और कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, तो उसमें कृपया करके उस वेबसाइट पर आगे ना जाएँ। दूसरा होता है मैलवेयर हमला। ये जनरली तब होता है कि जब कोई एक नया तरीके का वायरस डेवलप हो जाता है, कोई नए तरीके की जो है इन्फॉर्मेशन आती है जिसकी वजह से आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये सारे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करते हैं। इनके अपग्रेड्स आपको गूगल प्ले स्टोर पे या फिर जो बाकी एप्लीकेशंस हैं उन पर मिल जाएंगे। तो उन्हें अपग्रेड करना ज़रूर जो है वो करें, क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो चांसेस आर कि पुराने एप्लीकेशन जो है उसके अंदर वो सिक्योरिटी फीचर नहीं होगा, तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो वॉलेट के सॉफ्टवेयर को जो है वो अपग्रेड करके रखना, अपडेट करके रखना बहुत ज़रूरी है, और इनकी सुरक्षा सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने मोबाइल के अंदर आप इन कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर एप्लीकेशंस हैं। अपने डिवाइसेस पर पासवर्ड ज़रूर रखें, अपने मोबाइल को ओपन ना रखें, उसके अंदर पासकोड रखें, या फिर अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से या फिर फेस रिकग्निशन के माध्यम से सबसे पहला लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंश्योर करें। दूसरा, एप्लीकेशन की खुद की भी सिक्योरिटी होती है, तो उनका पिन नंबर सेम ना रखें कि जिससे मोबाइल खुलता है उससे पता चला गूगल जो पे है वो भी खुल रहा है, उसी से पेटीएम भी खुल रहा है। सबके जो पासवर्ड्स हैं या नंबर्स हैं, पिन कोड्स हैं, उन्हें अलग रखें, जिनके थ्रू जो है वो आप फाइनली उस एप्लीकेशन में जा पाएंगे। साथ ही एक चीज़ होती है दोहरा प्रमाणीकरण, जिसे हम कहते हैं ड्यूअल ऑथेंटिकेशन। जनरली गूगल या जीमेल अगर आप यूज़ करते हैं तो ड्यूअल ऑथेंटिकेशन का खास तौर से यूज़ करें, जिनके अंदर ना सिर्फ पासवर्ड बल्कि एक OTP भी एडिशनल फीचर है, जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट करेगा कि आप ही उसके करेक्ट ओनर हो। तो किसी के पास पासवर्ड पहुंच भी जाए तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि OTP आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा। अगली चीज़ होती है सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करें, सिर्फ ट्रस्टेड नेटवर्क्स पे ही लॉगिन करें। जस्ट बिकॉज कोई पब्लिक वाईफाई फ्री में मिल रहा है उस पे उसको यूज़ करना चालू करना जो है वो डेटा को एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात हो जाती है। तो सिक्योर्ड और ट्रस्टेड वाईफाई जिनके अंदर WPA या WPA2 कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स मांगता है, सिर्फ उन्हीं पे कनेक्ट करें। फ्री वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना जो है करने से बचें। अगली चीज़ होती है विश्वसनीय स्रोतों से ही ऐप इंस्टॉल करें, जैसे कि गूगल प्ले हो गया या ऐप स्टोर हो गया, जो कि ऑथेंटिक डेटा होता है।
ऑथेंटिक एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करते हैं। कोई भी वेबसाइट से, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो है वो अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड करी तो चांसेस आर कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, वो आपका डेटा जो है वो चोरी करके किसी परपेट्रेटर के पास पहुंचा सकती है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स को भी सुरक्षित रखें। जनरली लोग अपने डेबिट कार्ड के ऊपर पिन नंबर लिख देते हैं या अपने डेट ऑफ बर्थ को जो है वो पासवर्ड बना बैठते हैं। तो ये एक ऐसे पासवर्ड है जिनको बहुत आसानी से परपेट्रेटर गेस कर सकता है। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रखें। ये वही बात हो गई कि ताले के ऊपर जो है वो चाबी चिपका दी तो चोर आएगा, आराम से जो है वो आपका सारा सामान चोरी करके चला जाएगा। अगली चीज़ होती है डिजिटल वॉलेट को जो भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसका पासवर्ड बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योर्ड रखें, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से रखें और कम से कम 10 डिजिट का तो रखें। और ये भी याद करें कि अगर आप कोई दो अलग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो उन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर पासवर्ड थोड़ा थोड़ा अंतर में रखें, ताकि हालांकि उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बात मैं मानता हूं, पर आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा सुप्रीम है। फॉरगॉट पासवर्ड एक बार किया जा सकता है, पर अगर मनी एक बार निकल गया अकाउंट से तो उसे वापस जो है वो ले पाना असंभव हो जाएगा। अगली चीज़ होती है एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स जो है उनके लिए रजिस्टर करें। जनरली हम ये गलती करते हैं कि हमारा जो बैंक है वो हमें तभी एसएमएस भेजता है जब 5,000 रुपये से ज़्यादा का अगर हमारा कोई डेबिट होता है तो ही हमारे पास एसएमएस आता है, तो ही हमारे पास मेल आती है। अगर 1 रुपये का भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपके मोबाइल पे इमीडिएटली एसएमएस आना चाहिए, आपके ईमेल पे तुरंत अलर्ट आना चाहिए। तो इसके माध्यम से अगर कोई और पैसे आपके चुराता है 5,000 से नीचे के भी, तो आपके पास एसएमएस, आपके पास अलर्ट्स तुरंत आ जाएंगे। आखिरी चीज़ होती है कि सभी बैंक्स और वॉलेट्स के अंदर जो इमरजेंसी ब्लॉकिंग नंबर्स हैं उन्हें आप सेव करके रखें। कि मान लीजिए कि आप गूगल पे पर जो है वो लॉगिन करना चाह रहे हैं और किसी और ने उसका ऑथेंटिकेशन ले लिया आपसे, या आप पेटीएम पे लॉगिन करना चाह रहे हैं और किसी और ने लॉगिन कर लिया आपकी जगह पर, तो ऐसे केस में उसको तुरंत ब्लॉक कराने के लिए कौन से ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जिस पे कॉल किया जा सकता है। तो वो सारे इमरजेंसी ब्लॉकिंग नंबर आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ दिए हुए हैं, आप भी अपने एप्लीकेशन के लिए नेट पे सर्च करें और अपने कॉन्टैक्ट्स में उसको स्टोर करके रखें। धन्यवाद।